उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेफ गेम खेला। बीजेपी ने 10 प्रत्याशी एमएलसी के चुनावी मैदान में उतारे और 10 प्रत्याशी ही जिताने की भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल है। ऐसे में बीजेपी के आज 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। उसमें मोदी के करीबी अरविंद शर्मा ने भी आज एमएलसी पद के प्रत्याशी के रूप में आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में नामांकन किया। नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तमाम मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 10 प्रत्याशियों के नामांकन कराए। एमएलसी पद के 10 प्रत्याशी आज सेंट्रल हॉल विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने अपने नामांकन पत्र सौंपे। इस दौरान उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी एमएलसी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने भी आज नामांकन किया। यही नहीं, मोदी के करीबी अरविंद शर्मा ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है अपना। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो सपा ने अपने 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में अब 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि महेश चंद शर्मा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर चुनावी मैदान में आए हैं, लेकिन उनके पर्चे को लेकर संशय बना हुआ है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों का आज नामांकन करा दिया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि 12 सीटों पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब समाजवादी पार्टी ने जरूर रणनीतिक चाल अपनी चली है कि 2 प्रत्याशी उतार कर कि 13वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में ना आए, और अगर आता है तो फिर चुनाव होने की स्थिति बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सेफ गेम खेलते हुए 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और अली जेशान के खिलाफ तांडव सीरीज को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में कुल 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि इस वेब सीरीज में भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय चित्रण का आरोप भी लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि इस फिल्म का इंटरनेट पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, अमेजन प्राइम के इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक व लेखक पर एफआईआर दर्ज की गई है। तांडव वेब सीरीज के रिलीज के बाद ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। कई संगठन और बीजेपी नेता इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। इस सीरीज में कुछ सीन पर रिलीज होने के बाद से ही कई लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि जिशान आयूब ने इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन से सफाई मांगी है। आपको बता दें, इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद तमाम तरह की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वहीं पर अयोध्या के संत भी लगातार नाराज चल रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि इस फिल्म को बंद किया जाए, वहीं साथ साथ इसके कलाकारों पर कार्रवाई करी जाए। लगातार देखा जाता है कि वेब सीरीज के सेंसर में ना होने की वजह से तमाम ऐसे फिल्में बनती हैं जिससे धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। तो साफ तौर पर वेब सीरीज को सेंसर बोर्ड में लाना चाहिए और धर्म के खिलाफ बनने वाली फिल्मों को बंद किया जाना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। सपा सरकार के प्रभावी नेता आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार आजम खां पर शिकंजा कसा जा रहा है, जहां अब जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद तथा अखिलेश यादव व मुलायम सिंह यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को योगी आदित्यनाथ सरकार अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। इसके लिए रामपुर के जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह पहले ही शासन को रिपोर्ट भेज चुके हैं। अब वे फिर से इस बारे में लिख रहे हैं। जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर जौहर ट्रस्ट ने तमाम अनियमितताएं बरती हैं। हर वर्ष 1 अप्रैल को डीएम को प्रगति रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन जौहर ट्रस्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। जमीनों की खरीद फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रदेश शासन ने जिन शर्तों के साथ ट्रस्ट को 12.30 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने की अनुमति दी थी, उन शर्तों का भी अनुपालन नहीं किया। इसी वजह से ही अदालत ने विश्वविद्यालय की 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। यहाँ पर लगभग 3000 छात्र पढ़ते रहे हैं। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ ही कुलाधिपति भी रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से स्कूलों को खोलने की तैयारी है। 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल फरवरी से खोलने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सचिवालय में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हालांकि इसके लिए पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड में अब कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। फरवरी से स्कूलों को खोलने की तैयारी है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के अनुसार 1 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण और शैक्षिक कार्यों के उन्नयन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों तथा आदेशों का संज्ञान भी लिया गया। साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से संबंधित जारी शासनादेश के अनुपालन, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, विभागीय पदोन्नति, नियुक्ति प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने कहा कि कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 11 की कक्षाओं को सुचारू रूप से खोलने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में भेजा जाए, ताकि 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने की तैयारी पूरी की जा सके। कोरोना का टीका आने के बाद से देश में लोगों में उत्साह और खुशियों का माहौल है। इसी को देखते हुए प्रदेश में अब स्कूलों को खोलने की तैयारी भी है। आने वाले समय में कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। अरविंद पांडे ने इसके लिए अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। नवीन पांडे, R9 टीवी, देहरादून। जिगरी दोस्त अपने दोस्त का ही कातिल निकलेगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ऐसी एक वारदात रायबरेली जिले से सामने आई है, जहां पर 26 दिन पूर्व लापता हुए युवक की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और खुलासा करते हुए उसके जिगरी दोस्त को ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक जोगेंद्र कुमार उर्फ विकास यादव 23 दिसंबर को अपने घर सलोन से शटरिंग के काम से रायबरेली के लिए निकला था और वह लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद मृतक की बाइक भदोकर थाना क्षेत्र के भाव नहर पुल पर मिली थी, जिस पर मृतक के पिता ने भदोकर थाने में बेटे के लापता होने की तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिसिया जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मृतक जोगेंद्र के दोस्त धर्मेश यादव को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए वो पुलिस के साथ साथ मृतक के परिजनों के होश उड़ाने वाले थे। आरोपी दोस्त ने बताया कि मृतक लगातार मुझे परेशान करता था और मेरी शटरिंग के काम में भी बाधा डालता था। मेरे मजदूरों को भड़काता था, जिस कारण मैंने उससे रंजिश मानी और फिर उसे पैसे का लालच देकर अपने पास बुलाया। जिस पर मृतक जोगेंद्र जब आया तो मैंने उसके सर पर डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को शारदा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी दोस्त की निशानदेही पर मृतक की गाड़ी की चाबी और गुच्छे के साथ मृतक का आधार कार्ड बरामद कर आरोपी दोस्त को सलाखों के पीछे भेज दिया है। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला है। दोस्त और उसके जो आरोपी कातिल है, दोनों जो है शटरिंग का काम करते हैं। शटरिंग का काम करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जो है आरोपी दोस्त ने अपने दोस्त को पैसे का लालच देकर बुलाया और उसके सर पर डंडों से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही साथ उसके शव को शारदा नहर में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक शव को पता नहीं लगा पाई है, लेकिन हत्यारे दोस्त के पास से मृतक की गाड़ी की चाबी, गुच्छे व आधार कार्ड बरामद कर लिया है और आरोपी दोस्त को सलाखों के पीछे भेज दिया है। बुलंदशहर तहसील के भटवारा गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव करते हुए किया प्रदर्शन। साफ तौर से ग्रामीणों का आरोप है कि मई जून की तपती धूप में मनरेगा के तहत जिन मजदूरों ने काम किया था, उस मजदूरी के पैसे नहीं मिले, उस पैसे का गबन कर लिया गया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने तकरीबन 200 मजदूरों की मजदूरी का पैसा खा लिया है और ग्रामीण मजदूरों को अपनी ही मेहनत का पैसा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट की हैं, जहां मनरेगा मजदूरी की रकम न मिलने से नाराज़ गरीब मजदूरों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, बुलंदशहर तहसील के भटवारा गांव के मजदूरों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर मनरेगा योजना की रकम का गबन किया है और तकरीबन 200 मजदूरों की मजदूरी की रकम खा गए हैं। ग्रामीण मजदूरों का कहना है कि यदि हमारी मेहनत का पैसा हमें नहीं दिलाया गया तो हमारा अगला स्टेप कलेक्ट्रेट दफ्तर में भूख हड़ताल होगा, क्योंकि हमने मई जून की तपती धूप में भूखे प्यासे रहते हुए मजदूरी की है, उसके बाद भी हमारी मेहनत की कमाई हमें नहीं दी जा रही। पैसा मांगने पर दबंग प्रधान हमें गाली गलौज देकर वहां से भगा देता है। वहीं जिला अधिकारी बुलंदशहर ने मजदूरों का ज्ञापन लेते हुए उनको जल्द कार्रवाई करते हुए पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि मजदूरों की खून पसीने की कमाई उनको वापस मिल पाएगी या फिर मजदूरों की आवाज़ सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दब कर रह जाएगी। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। धर्म समाज महाविद्यालय में आज भारी तादाद में छात्रों ने इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान छात्र प्राचार्य के कक्ष में पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें, डीएस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं का रिजल्ट आया है, जिसमें LLB फाइनल ईयर के छात्रों को 95% फेल कर दिया गया है। रिजल्ट आते ही छात्रों ने दोबारा कापी चेक करने की मांग रखी थी, लेकिन छात्रों की मांग न सुनी गई, तो जिसके चलते छात्र पिछले 18 दिन से कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे कई छात्रों ने प्राचार्य को आज बंधक बना लिया और उनके कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों का कहना है जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन की सूचना पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। छात्रों द्वारा प्राचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं प्राचार्य ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि ये छात्रों का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस पर महिलाओं ने जमकर पथराव कर दिया। हमले के दौरान एक दरोगा और 2 सिपाही सहित कई गांव वाले भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई। घायल पुलिसकर्मी और गांव वालों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना मेरठ के थाना दोराड़ा क्षेत्र के रुहासा गांव की है, जहां मुजाहिद नाम के गो तस्कर को पुलिस पकड़ने के लिए गांव में पहुंची थी। जैसे ही पुलिस मुजाहिद के घर पर पहुंची तो कुख्यात बदमाश को बचाने के लिए महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। सरकारी जीप का शीशा तोड़ दिया गया तो वहीं प्राइवेट व्हीकल को भी नुकसान पहुंचाया गया। आलम यह था कि पुलिस को बिना कार्रवाई के बैरंग लौटना पड़ा, जिसके बाद अब तक भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कोई भी योजना तैयार नहीं कर पाई है। वहीं पुलिस अधिकारियों की माने तो घायल पुलिसकर्मियों का इलाज करा दिया गया है। साथ ही कुख्यात गो तस्कर को पकड़ने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। वहीं पथराव करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, गोकशी जैसे गंभीर मामलों में पुलिस पर हमले के बावजूद आला अधिकारी खामोश हैं। फिलहाल पुलिस ने हमला करने वाले लगभग आधा दर्जन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन पर कानूनी कार्रवाई करने में लग गई है। कैमरा पर्सन अहमद नवाज के साथ सलीम सैफी, R9 टीवी, मेरठ। देश में तांडव मूवी को लेकर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी साधु संत तो कभी अधिवक्ता भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वाराणसी की कचहरी में अधिवक्ता तांडव मूवी को लेकर हंगामा करते नजर आए। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज तांडव का शिवनगरी में अधिवक्ताओं ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया है। विरोध शुरू होते ही भाजपा नेताओं ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। धर्मगुरुओं ने भी इस सीरीज को धर्म विशेष पर निशाना साधते हुए बदनाम करने का आरोप लगाया है। इस वेब सीरीज को लेकर सूचना मंत्रालय ने अमेजन प्राइम को समन भी भेजा है। फिलहाल साधु संतों और अधिवक्ताओं का कहना है कि जल्द अगर हिंदुत्व को बदनाम करने वाले पार्ट इसमें से नहीं हटाए गए तो आने वाले वक्त में अधिवक्ता समाज बनारस की कचहरी में मुकदमा कर इन जो किरदार निभाने वाले लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रची है इस मूवी में, उसको कहीं न कहीं बनारस के न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और पुलिसिया कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई में भी फंसते नजर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की STF की टीम ने बहराइच जिले में छापामारी कर 3 साथी जालसाजों को गिरफ्तार किया है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ये विकलांगों के नाम पर लाखों रुपए का सरकारी धन निकाल चुके थे। पकड़े गए सदस्यों में एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी है, जो बीते कई सालों से इसी धंधे में संलिप्त है। देहात कोतवाली क्षेत्र के मुंसरा देवी उषा इंटर कॉलेज में कूट रचित दस्तावेजों से दिव्यांग छात्रवृत्ति हड़पने का कार्य ही नहीं हो रहा था, बल्कि कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय यादव हाई स्कूल इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई जरूरी अभिलेख भी फर्जी तरीके से तैयार कर रहा था। इसके एवज में वह लोगों से मोटी रकम वसूलता था। STF की छापामारी के दौरान कॉलेज से भारी मात्रा में आधार कार्ड, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों की मोहरें, हस्ताक्षरयुक्त डुप्लीकेट मार्कशीट व कई अन्य चीजें बरामद की गई है।
जालसाज अपने सहयोगियों की मदद से पोर्टल पर फर्जी छात्रों के नाम फीड करता था और दिव्यांग प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों को लगवाकर उसे पी एक्टिवेटेड सिम मुहैया कराता था, जबकि जनसेवा केंद्र में संचालक ताहिर व कादिर खाता खोलकर धन निकालते थे। इसका एक बड़ा हिस्सा विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की जेब में भी जाता था। इस बात का खुलासा एसटीएफ के पूछताछ में होने के बाद विभागीय लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि संजय यादव बड़े पैमाने पर इस कार्य को अंजाम दे रहा था और आज से ही नहीं कई महीनों से ही इसका ये खेल जारी था। एसटीएफ कई महीनों से संजय यादव पर नजर बनाए हुए थी। आखिरकार संजय यादव एसटीएफ के हत्थे चढ़ भी गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से संजय यादव एक ही विद्यालय में तीन विद्यालयों का संचालन कर सरकारी धन को चूना लगा रहा था, उससे एक बात तो साफ है कि मास्टरमाइंड के पीछे कहीं ना कहीं अभी और ऐसे लोग शामिल हैं जो पूरे प्रदेश में ऐसे गिरोह का संचालन कर रहे हैं। पकड़े गए आरोपितों में संजय यादव जो विद्यालय का प्रबंधक है, इसके साथ अफजाल खान और रवि यादव शामिल हैं। इनके पास से तकरीबन 250 से अधिक फर्जी पासबुक, 250 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड, कई मोहरे, कई जो है फर्जी मार्कशीट शादी, इसके अलावा कई जो है अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन्हीं का सहारा लेकर ये लोग फर्जी जो है विकलांग प्रमाण पत्र तैयार करते थे और तैयार करने के बाद विद्यालय के नाम ही छात्रों का जो नाम था उसी पर जो है धन का आवंटन कर उसको जो है निकाल लेते थे। बीते कई महीनों से नहीं कई सालों से ये गिरोह बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी धन निकालने का काम कर रहा था। एसटीएफ की निगाह कई दिनों से इन लोगों पर थी और इसके बाद एसटीएफ ने जब पुख्ता सबूत जुटाए उसके बाद छापामारी कर इसमें इनको तीनों को दबोचा गया। पकड़े गए सभी आरोपितों को देहात कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है और इस मामले की विवेचना एसआई सूरज कुमार को सौंपी गई है। संतोष श्रीवास्तव, R9 TV, बहराइच।